हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक CAPF की PYQ सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 2024 से लेके 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं PYQ पूछे गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं हम। इनको सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करके हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जितने भी PYQ थे उनको कंप्लीट किया, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने साइंस को स्टार्ट किया, जिसके 2024 और 23 के क्वेश्चन ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। ये 2022 के क्वेश्चन होंगे जो इस सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट समय पे मिलते रहें। और अगर आपको ये कहीं से भी हेल्पफुल लग रही है तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो में किसी तरीके का सुधार किया जा सकता है या आपको किसी अन्य कंटेंट की आवश्यकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल पूछा है किसका, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप एक चीज़ को नोटिस करो, आपने इतना पढ़ा होगा, साइंस वगैरह जो भी एग्ज़ाम देने गया होगा उसने बिल्कुल पढ़ा तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो एक बात देखो, ये वर्ड आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा, ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ वर्ड है ना, ये कहीं नहीं मिला होगा आपको। देखो इस वाले को भी, ये वर्ड तो आपने पढ़े होंगे, क्रोमेटिन पढ़ा होगा, न्यूक्लियोइड पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे। तो ये वाले वर्ड्स जो भी हैं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, ज़बरदस्ती के बनाए हुए ऑप्शन हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो पहले बात की गई प्रोकैरियोट्स की बात की गई है। तो प्रोकैरियोट्स में जो होता है उनका मटेरियल वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स जैसे हम ह्यूमन से यूकैरियोट्स में आते हैं तो इनका किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, जो क्रोमोजोम के ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है क्रोमोजोम को तो हम सब जानते हैं, तो क्रोमोजोम से लिंक करके हम क्रोमेटिन को पकड़ सकते थे। यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन, तो उस तरीके से हम आंसर निकाल सकते थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर सैक ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब देखो, हमें पता है लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फट जाता है तो पूरी की पूरी सेल को खा जाता है। और खा कैसे जाता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है। अब देखो, क्लास 9th की जो NCERT है उसमें एकदम एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है ये कौन बनाता है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ तक लिखा है। दिस एंजाइम्स आर मेड बाई RER, किसके द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, गोल्गी बॉडीज बिल्कुल नहीं होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम इटसेल्फ ये भी गलत है। तो देखो NCERT से लाइन टू लाइन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको। इससे पहले भी मैंने आपको बार बार दिखाया कि NCERT से कैसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए क्लास 9th की और 10th की NCERT हमारे लिए मस्ट है, इनको करना ही करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ मेरिस्टम ऑफ प्लांट। मेरिस्टम प्लांट के बारे में पूछा है, एक तरीके से बोलूँ तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पूछा हुआ है। हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हमें ये पता है कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं वो कैसे टिश्यू होते हैं, ग्रोथ टिश्यू होते हैं, ग्रोथ, जो ग्रोथ में होते हैं, जैसे एपिकल है, पार्ट्स में है ना, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, है ना, ये हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, उसका सोर्स सीधे डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है,
सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, कैसे होते हैं, वेरी एक्टिव। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्मा, कैसा साइटोप्लाज्मा, डेंस। थिन सेलुलोज वॉल्स, कैसी वॉल्स, थिन सेलुलोज वॉल्स। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है इनका। एंड दे हैव लैक ऑफ वैक्यूल, सबसे की पॉइंट लैक ऑफ वैक्यूल होता है इनका, है ना। तो अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्मा, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, अब्सेंस ऑफ वैक्यूल, एकदम सही बात है भाई, ऐसा ही होता है, ठीक। और ऑप्शन देख लेते हैं, डेंस साइटोप्लाज्मा बिल्कुल, थिन सेल वॉल ये भी ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई एंड लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल अभी हम पढ़ के आए, होता नहीं है, इसमें भी देखो लार्ज वैक्यूल है ऑप्शन नंबर 4 में भी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो अब्सेंस ऑफ वैक्यूल की बात कर रहा है ये, हाँ ये बात तो सही है, डेंस साइटोप्लाज्मा भी होता है, थिन सेल वॉल। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, इस वाले ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ थी, स्मॉल न्यूक्लियाई, स्मॉल नहीं होता इसमें, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब लार्ज न्यूक्लियाई होता है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में रेज करना चाहिए कि भाई ये लैक ऑफ वैक्यूल क्यों होता है ना, इनमें वैक्यूल क्यों नहीं पाया जाता। तो लैक ऑफ वैक्यूल क्यों नहीं होता, कारण इसका सिंपल है कि ये ग्रोथ टिश्यूज़ हैं, कैसे टिश्यूज़ हैं, ग्रोथ टिश्यू। ग्रोथ टिश्यूज़ में अगर वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा तो उसकी ग्रोथ हैम्पर होगी, है ना, ये डे टू डे बेसिस पे ग्रोथ करते हैं, तो इस वजह से वैक्यूल, और वैक्यूल का काम क्या है, रिजिडनेस और टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। और इसमें जनरली क्या है, डेड सेल्स होती हैं, कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स। तो इस कंडीशन में ये तो अब ग्रोथ के लिए तो डेड सेल्स का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जो एपिकल टिश्यूज़ हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें हमेशा लैक ऑफ वैक्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 4 चैम्बर हार्ट। सिंपल पूछा है, 4 चैम्बर हार्ट। अब इसका आंसर सीधे ये भी एनसीईआरटी से लाइन से उठाया हुआ है, रेप्टेलिया वाला दिया हुआ है, क्लास 9th की एनसीईआरटी से उठाया गया है, 9th की एनसीईआरटी से। दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर हार्ट। मोस्ट ऑफ देम के कितने, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट, तो सिंपल आंसर क्या निकला हमारा इनमें से, क्रोकोडाइल। और बाकी इन सब के कितने चैम्बर हार्ट हैं, किंग कोबरा, टर्टल और कैमेलियन के, इनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने, 3 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट टाइम हो सकता है इनका पूछ ले, इनके 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब उसके साथ में नीचे ये भी देख लेते हैं, दे ले एग विथ टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर। तो क्रोकोडाइल अपने जो अंडों को देता है वो पानी के अंदर नहीं देता है, ठीक है, और उनकी हार्ड कवरिंग होती है, ठीक। अनलाइक एम्फीबियंस, स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैंने पहले भी बताया था, मैक्रो मतलब ज़्यादा, बिग, बिग, है ना। माइक्रो बोले तो क्या है, माइक्रो में लो अमाउंट में, लो अमाउंट में चाहिए माइक्रो में, सिंपल, ठीक, उनके लिए। अब देखो मैक्रो बिग, माइक्रो लो। अब हमको देख लो सिंपल इनमें से कौन सा है। तो ये एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स कौन से सोर्स से प्राप्त होते हैं। तो देखो एयर से क्या प्राप्त होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉइल से 2 तरीके के प्राप्त होते हैं मैक्रो। मैक्रो में क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब उसने क्या पूछा हुआ था हमसे यहाँ पे, कौन सा पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो, मैक्रो का पूछा है, तो मैक्रो का एग्जाम्पल सिंपल क्या हो गया, मैग्नीशियम। बाकी ये सब के सब किसके हैं, माइक्रो के। तो ये आप ये टेबल को ध्यान रख सकते हो, देखो ये सब माइक्रो के हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मलबोडियम एंड क्लोरीन, ये सब किसके हैं, माइक्रो के। तो सिंपल ये भी क्वेश्चन कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया था, एनसीईआरटी से, लाइन से आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड प्रोड्यूस in the notches along the leaf margin of bryophyllum falls on soil and develop into new plants. This is an example of which one of the following types of reproduction. Simple कि ब्रायोफाइलम में जो रिप्रोडक्शन हुआ है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ब्रायोफाइलम का जो रिप्रोडक्शन है ना। अब ये तो हम सबको पता है कि ब्रायोफाइलम में एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब उसमें से पूछा उन्होंने कि एसेक्सुअल तो होता है, तो इनमें से कौन सा है वो,
तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कहाँ से लिया है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फाइल ऑन द सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, लीव्स ऑफ, ये देखो ये आपने देखा भी होगा, लीफ से छोटे 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 लीव्स डेवलप होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ हम इनको भी देख लेते हैं, बडिंग, ये भी एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, और ये किसमें होता है, हाइड्रा में। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल डायग्राम के साथ दिया हुआ कि हाइड्रा है, उसका एक पार्ट है, यहाँ से एक बर्ड निकला, धीरे 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 ये भी हाइड्रा बन गया। ठीक है, पूरा डेवलप हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एक क्लस्टोडियम में होता है, क्लस्टोडियम में होता है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे प्लांट आपने कहीं देखे होंगे, ऐसा यहाँ पे स्पोर्स होते हैं उनके, ऐसे प्लांट है, अब यहाँ स्पोर्स हैं उनके, स्पोर्स हैं इनके। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये बस्ट हो जाएंगे स्पोर्स, तो इसके अंदर टीनी 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 से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो हवा में फैल के ग्रो कर देंगे दूसरी जगह पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, रीजनरेशन ये प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है कि प्लेनेरिया, मान लो कि ये रहा प्लेनेरिया, है ना। अब ये क्या करेगा, खुद 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये भी पूरा डेवलप प्लेनेरिया बन जाएगा, बीच वाला हिस्सा भी ये डेवलप प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये जी रीजनरेशन के एग्जांपल्स हुए। ठीक है, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू क्रॉप वेराइटीज इज हाइब्रिडाइजेशन। बोल रहा है कि हमको डिजायर्ड वैरायटी की क्रॉप चाहिए, उसके लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस देयर इज ए क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रिफर टू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बोला है कि इन 4 में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्या है, पहला पूछा हुआ उन्होंने इंटर वेराइटल। अब देखो इंटर वेराइटल क्या होता है, इंटर वेराइटल में क्या किया जाता है कि 2 वेराइटीज़ को क्रॉस किया गया, 2 वेराइटीज़ ऑफ सेम स्पीसीज। अब ये तो सिंपली एग्जांपल है ही किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो वाला ये नॉट पूछा उन्होंने ना, तो हमें नॉट बताना, तो ये वाला तो एकदम सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि 2 स्पीसीज के बीच में क्रॉस किया जाएगा, है ना, 2 स्पीसीज के बीच में क्रॉस किया जाएगा, और वो भी स्पीसीज होंगी सेम जेनेरा की, सेम जेनेरा की। ठीक है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी हो रहा है। इंटरजेनिक में होता है कि 2 स्पीसीज होंगी लेकिन डिफरेंट जेनेरा की होंगी, फ्रॉम डिफरेंट जेनेरा। ठीक है, अब ये भी होता है, ये इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अब देखो 3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो सिंपल एक तो बात हमें क्लियर होगी कि चौथा वाला ही आंसर होने वाला है, क्योंकि 3 तो सही है, चौथा तो गलत, वही बचा फिर। अब इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जेनेरा को यूज़ किया जाता है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सिंपल, एक लाइन में बताऊं तो फूड के लिए, वाटर के लिए कौन है, वाटर और मिनरल के लिए जाइलम टिश्यूज है ना। अब ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया वो भी मैंने स्लाइड रखी हुई है, देखो। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम के 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, ट्रैकियार्ड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा पैरेन्काइमा, चौथा फाइबर, जाइलम फाइबर। अभी जाइलम, अब देखो, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स हैव अ थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर्ड। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। देखो क्या कर रहा है, ट्रैकियार्ड्स में किस में हेल्प कर रहा है, वाटर और मिनरल के ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। द पैरेन्काइमा स्टोर द फूड। देखो अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, सिंपल, तो इसका काम क्या है, स्टोर करना किसको, फूड को। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जाइलम टिश्यू का काम क्या है, वाटर और मिनरल को सप्लाई करना। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोर फूड।
जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। अब देखो ये भी पूछ सकता है जाइलम फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट करना, सपोर्टिव फंक्शन, सपोर्ट देना। और जबकि फाइलम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइलम फाइबर्स, फाइलम पैरेन्काइमा। सीप ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। फाइलम ट्रांसफर द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ, अब देखो सिंपल जो हमारा क्वेश्चन था वो ये रहा, ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। अभी ये भी याद रखना आपको कि लीव्स से ट्रांसफ़र करता है अदर पार्ट्स में। अब लीव्स से क्यों ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस होगी, सिंपल फोटोसिंथेसिस हो रही कहाँ में, लीव में, तो खाना तो वहीं पे बन रहा है, इसलिए अदर पार्ट में वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका आंसर तो मैंने मार्क कर दिया, पहले ही आपको बता दिया फूड इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी पे। 2 ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई हैव इक्वल मासेस, क्या है, मास इनका इक्वल है, एंड आर मूविंग विद स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली। देयर काइनेटिक एनर्जीज के एक्स के वाई आर रिलेटेड एज। अब देखो इसमें देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है 1/2 mv²। अब इस केस में क्या होगा, देखो सब कुछ कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, मास तो दोनों का सेम है ही। चेंज क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या है, x², ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है, 1/2 m है ना, 3x², क्योंकि 3x है वो। तो अब इस केस में देखो, मान लो अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ तो क्या होगा, 1x², 1 एक ही x मिलेगा हमको, यहाँ पे 3x² का क्या निकलेगा, 9x। तो इसका रिलेशनशिप 9x कहाँ पे अपन को, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये रहा आंसर क्या होगा, ये सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब इसमें से पूछा इनमें से कौन सी प्रेशर की यूनिट नहीं है, तो उस प्रेशर की यूनिट ये नहीं है, जूल पर मीटर, क्योंकि ये वर्क डन की, किसकी है, वर्क डन की। बाकी सब कहीं ना कहीं प्रेशर की है, जैसे बाहर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, वो पास्कल है वो प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर ये भी प्रेशर की है, ठीक है। बाकी ये नहीं है, ये वर्क डन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। अब देखो सिंपल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे नहीं, सिंपल इसका आंसर है -2.5 डायमीटर, पावर पूछा हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये बोल रहा है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल, तो उसका एक लाइन में आंसर है स्कैटरिंग। अब देखो एनसीईआरटी में कहाँ से उठाया, उसका पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है उसमें, वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज़ ब्लू। तो एक बार पढ़ लेते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लेंथ। सिंपल देखो उनका साइज क्या है, छोटा है, साइज स्मॉल है ना, और जो कलर की वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो स्मॉलर साइज है, इस वजह से वो शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी, किसकी, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उनको आसानी से स्कैटर कर पा रहा है, ठीक है, एट द ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड। तो इसलिए वो इजीली ब्लू लाइट को क्या कर पा रहा है, वो स्कैटर कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है। अगर उसका साइज बड़ा होता तो फिर वो बिगर वेवलेंथ जैसे रेड वगैरह को भी स्कैटर कर पाता, और ऐसा कर पाते तो हमारे जो स्काई का कलर है वो सिंपली रेड होता, ठीक है। तो स्मॉल साइज की वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही मार्क कर दिया आपके लिए, डी होने वाला है, स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल पूछा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो वो जनरेटर यूज़ होता है, ठीक है। एक बार वोल्टमीटर के बारे में देख लें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस में। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, करंट को।
मोटर क्या है, सिंपली कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके या फिर मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके किसी काम को करने को क्या बोल रहे हैं अपन, मोटर के जरिए बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो सिंपल, कौन सा इनमें से लेंस यूज़ करने के लिए, अगर आप खुद भी अपने नॉर्मल लॉजिक लगाओ तो लेंस बनाने के लिए अल्मुनियम की क्या ज़रूरत है, हमें लेंस बना रहे हैं ना हम, तो इसका आंसर सिंपली अल्मुनियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें क्या, ये भी एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम सिंपली क्या हो जाता है कि करंट शार्पली इंक्रीज होता है। अब देखो ये वायर है, ऐसे करंट जा रहा है ना, एक तार दूसरे तार, एक वायर इधर भी जा रही है, जनरली इससे टच हो गई, तो जो करंट ऐसे जा रहा था उसकी जगह सीधे यहाँ हो गया, तो एकदम से क्या होगा कि शार्पली इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, करंट में, ठीक है। जीरो तो होगा नहीं, सेम तो होगा नहीं, है ना, ये दोनों ऑप्शन तो कोई मतलब नहीं बनते, तो आपको कंफ्यूज होना भी चाहिए था, तो इंक्रीज में और डिक्रीज में होना चाहिए था कि इंक्रीज शार्पली और डिक्रीज शार्पली में, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंक्रीज शार्पली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। अब देखो सिंपल कि ये पूछ रहा है कि जब हम, आपने देखा होगा बेकिंग सोडा ऐड करने से ना जो ब्रेड है वो कैसी फ्लफी सी बनती है, तो वो फ्लफीनेस कैसे आ रही है, या फिर जैसे आपने किसी का डो देखा होगा कि जैसे पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए हमने डो रख दिया तो बहुत समय वो रखे रहने के बाद वो थोड़ा फूल जाता है या बड़ा हो जाता है, तो वो किस वजह से हो जाता है, तो उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो जाती है, इस वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अब देखो इन्होंने बोला है कि कौन सा ऑक्साइड है ना, कौन सा ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ, बोथ के साथ रिएक्ट करता है, एसिड एंड बेसिस के साथ। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में लाइन में दिया हुआ है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ आंसर बताने से पहले। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ETC show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as bases produce salt and water known as amphoteric oxides. ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि कौन सा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या मिला हमको, अल्मोनियम, एक तो अल्मोनियम है, अल्मोनियम ऑक्साइड, दूसरा कौन सा ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये दो। तो यहाँ पे ऑप्शन में जिंक तो है नहीं, एक ही ऑप्शन है अल्मोनियम, तो आंसर हो गया क्या हमारा, अल्मोनियम। सिंपल, देखो एनसीईआरटी की लाइन से उठा के पूछा उन्होंने, ठीक, हो सकता है अगली बार ये रिएक्शन पूछ ले, है ना, कुछ भी इसमें से उठा के पूछ ले, अल्मोनियम की जगह जिंक डाल के पूछ ले, ठीक है, या फिर यही पूछ ले कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोरोक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब बोरोक्स के प्रिपरेशन के बारे में पूछा गया है। अब ये देखो ये PYQ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट। अब एक स्टेप हम आगे जाके देखते हैं कि बोरोक्स यूज़ कहाँ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये, है ना, पेंट इंडस्ट्री के साथ और कहाँ, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इसका अन्य कुछ जगह पे जो यूजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सिन्नावार इज़ एन और ऑफ। अब सिन्नावार का और पूछा, सिंपल, ये मरकरी का और है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा हुआ है, ओर्स के बारे में जहाँ चर्चा हो रही है सिन्नावार के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा कॉपर के एक आध बता देता हूँ मैं, कॉपर का क्या है, जैसे ब्रॉन्ज के बारे में आपने जाना हुआ है, ब्रास, ये दोनों के दोनों कॉपर के ओर्स हैं, और भी ओर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन ओर्स की लिस्ट बना लेनी है कंप्लीट। यूपीएससी टाइम टू टाइम उन क्वेश्चनों को पूछता रहता है कि भाई ये किसका ओर है, ये किसका ओर है, एक लिस्ट बना के रख लेनी है। और ये ओर्स सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि एनसीईआरटी में जो है उन्हीं की लिस्ट बना रहे हो, उसके अलावा भी बाहर जो दिए हैं उनकी भी आप लिस्ट बना के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट गोल्ड इज़ एन अलाउ ऑफ। अब देखो इससे पहले हमने लास्ट जो हमने PYQ सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि अलाउ इज मिक्सचर्स, देखा था कि नहीं।
तो अब सिंपल है कि अलाउस मिक्सचर होते हैं, तो ये भी वाइट गोल्ड किसका मिक्सचर होगा, तो ये मिक्सचर है गोल्ड का, निकल का और पैलेडियम का, ये इसका आंसर है ए। ठीक है, अब गोल्ड में कोबाल्ट का तो कुछ लेना देना हो नहीं सकता, ये बात तो हम कम से कम याद रख सकते हैं, ना ही टाइटेनियम का, ना ही मैग्नीशियम का। ठीक है, तो सिंपल निकल है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक, अल्मोनियम, निकल। किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो सकता है, तो इसका आंसर निकल है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में होता क्या है आखिरकार। हाइड्रोजनेशन में कुछ नहीं है, जैसे ये बोल रहा है एल्कीन, एल्कीन बोल रहा है, तो हमको पता है कि डबल बॉन्ड होगा। अब इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसका पूरा का पूरा दिया हुआ है, मैंने आगे रखा है आपके लिए। देखो एडिशन रिएक्शन, इसी को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। देखो हमको क्वेश्चन क्या था, निकल वाला, तो ये रहा। रुकिए मैं आपके लिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें ना, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, देखो कौन सा, निकल। टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटलिस्ट आर सब्सटेंस डेट कॉज एंड रिएक्शन टू ऑकर और प्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है वो, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, उसको इफेक्ट नहीं करता उसके रिजल्ट को। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखो किस में यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट्स हैव। अब देखो यहाँ पे भी बन रहा है हमारे लिए क्वेश्चन, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो भाई देखो वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, वेजिटेबल ऑयल का लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। ठीक है, अब ये देखो ये दिया भी हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन। अब निकल कैटलिस्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ ये रहा है ना, एल्कीन के बारे में। अभी कन्वर्ट होगा किस में, एल्केन में। ठीक, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने आंसर आपके लिए निकल ऑलरेडी मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम इज एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो उन्होंने पूछा है कि ये देखो सबसे पहले मैं आपको ये रिएक्शन दिखा दूँ, ये कहाँ पे दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी में सिंपली दिया हुआ है कि जहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, स्लैक लाइम। यहाँ पे देखो पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे भी देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा, तो ये एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सिंपली हम जाएंगे किस पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। मान लो कि एक कोई है ये Al2CO3 है, मान लो यही है। अगर ये टूट के ऐसे बढ़ जाए Al2CO3 ऐसा अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, है ना, ड्रॉप्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रेडियस जो हाइड्रोजन एटम का पूछा है वो कहाँ से उठाया है, वो टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो यहाँ पे पूछा बताया हुआ है कि जो हाइड्रोजन एटम का रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना, 10⁻9। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का कितना, 10⁻8। ग्रेन ऑफ सेंड का कितना, 10⁻4। और चीटी का कितना, 10⁻3। एप्पल का कितना, 10⁻1। अब देखो इन्होंने यहाँ कन्वर्ट करना भी बताया हुआ है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। 1/10⁻9 m इजकल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इजकल टू 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप एक क्या काम कर सकते हो, इस टेबल को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, कैसे भी रखना है, या आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जो मैं आगे आपको दे दूंगा, वहाँ से इसको आप अपडेट कीजिए। वैसे तो ये सारी एनसीईआरटी में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है,
और हमको एनसीईआरटी मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन तो करना ही है, चाहे कुछ भी करो। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही हमारे ना 2022 के भी सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो अब तक हम 2024 के साथ 2023 के प्लस 2022 के सारे क्वेश्चनों को देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको कहीं से भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से संबंधित किसी तरीके का सुझाव या फिर कोई कंटेंट आप डिमांड करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम सिंपल ये दिया हुआ है, CAPF विद कुमार। यहाँ पे आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा और साथ ही अन्य अपडेट्स जो मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।